नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा 6 हिंदी में मैं लेकर आई हूँ व्याकरण का पाठ 11 कारक। तो आइए देखते हैं ये पाठ हमें क्या सिखाने जा रहा है। सबसे पहले देखते हैं पढ़ो और समझो। ये एक छोटी सी स्टोरी है, इसमें हम देखेंगे कि ये स्टोरी क्या है। किसी जंगल में बरगद का एक पेड़ था, उस पर अनेक बगुले रहते थे। उसी पेड़ के कोठर में एक सांप भी रहता था। वह बगुलों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। इससे बेचारे बगुले बहुत दुखी थे। उन्होंने एक कछुए को अपना दुख बताया। कछुए ने सोचा, ये मेरे जन्म के शत्रु हैं, इन्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के साथ साथ इन बगुलों का भी विनाश हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, वट वृक्ष से थोड़ी दूर एक नेवले का बिल है। आप नेवले के बिल से लेकर कोठर तक मछली के टुकड़े डाल दें, ताकि उस रास्ते से जाकर नेवला सांप को मार दे। अब हमने ये स्टोरी की कुछ पंक्तियां पढ़ी। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हमें नीचे क्या समझाया जा रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में, का, पर, के, को, ने, से, वे, ये जो रंगीन शब्द हैं, डार्क शब्द हैं, वे शब्द हैं जो पूरे गद्यांश के शब्दों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। अर्थात अगर हम इन अक्षरों को, इन शब्दों को इस स्टोरी में से, कहानी में से हटा देंगे तो इसकी भाषा की सुंदरता बहुत खराब हो जाएगी। अब जैसे मैं एक लाइन आपको पढ़ के बताती हूँ। किसी जंगल बरगद एक पेड़ था। किसी जंगल बरगद एक पेड़ था। तो ये कोई वाक्य पूरा नहीं हुआ जब तक हमने इसमें किसी जंगल में, बरगद का, इन शब्दों को जब प्रयोग करेंगे तो इसकी सुंदरता अपने आप ही बढ़ जाएगी। यदि ये शब्द ना लगाए जाएं तो गद्यांश का अर्थ ठीक से समझ में नहीं आ पाएगा। ये सभी शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं बच्चों? कारक चिन्ह। इन्हें परसर्ग अथवा विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इन्हें हम क्या कहते हैं? परसर्ग या विभक्ति चिन्ह। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। अब देखते हैं कि कारक के भेद कितने होते हैं। तो बच्चों, हिंदी भाषा में कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 प्रकार के कारक हम लोग प्रयोग में लाते हैं। कारक के उपर्युक्त 8 भेदों के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जिससे उनकी पहचान होती है। तो देखते हैं वो चिन्ह कौन से हैं। कारक, परसर्ग या विभक्ति, पहचान और प्रयोग, ये सारी चीज़ें एक वाक्य में प्रयोग होती हैं। जैसे कारक, जो भी वाक्य होता है उसमें सबसे पहला क्या होता है? कर्ता। ठीक है, कर्ता होता है तो कर्ता का परसर्ग या विभक्ति क्या है? ने। उसका चिन्ह क्या है? ने। और पहचान, उससे पहचान होती है किसने या कौन, कौन उस बात को कह रहा है, किसने यह काम किया है। और इसका प्रयोग, माँ ने खाना बनाया, महेश पढ़ रहा है। तो कौन पढ़ रहा है? महेश पढ़ रहा है। आइए अब आगे चलते हैं। दूसरा आता है हमारा कर्म। कर्म का जो चिन्ह होता है वो होता है को। अब को क्या, किसको, कहाँ? पुलिस ने चोर को पकड़ा, पिताजी दफ्तर गए। अब देखिए, पुलिस ने किसको पकड़ा या पिताजी कहाँ गए? करण कारक। इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। किसके? किसके द्वारा? राधिका गुड़िया से खेलती है। राधिका किसके द्वारा खेलती है? गुड़िया के द्वारा। बच्चा खिलौनों से खेल रहा है। बच्चा किससे खेल रहा है? खिलौनों से खेल रहा है। संप्रदान कारक, इसका चिन्ह होता है के लिए या को। किसके लिए या किसको? इसमें संप्रदान में होता है बेटा कि जब हम किसी के लिए कोई चीज़ देते हैं या उसके लिए कोई कार्य करते हैं। जैसे मामा जी रोहन के लिए मोबाइल लाए, कुछ खाने को चाहिए। तो यहाँ पर हमने किसी के लिए कोई कार्य किया, मामा जी ने रोहन के लिए कार्य किया या मुझे कुछ खाने को
चाहिए। अपादान कारक, इसका चिन्ह होता है बच्चों से, अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे कहाँ से, सांप से सब डरते हैं, रेलगाड़ी सही समय पर स्टेशन से छूटी। तो ये क्या है, अलग होने के अर्थ में। बच्चे स्कूल से घर गए, तो बच्चे कहाँ से अलग हो गए, स्कूल से अलग हो गए। संबंध कारक, का, की, के, रा, री, रे, अर्थात इसके ये सभी चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं। किसका, किससे और किसकी। सुरेश का भाई कमलेश है, अर्थात इसका संबंध किसका है, कमलेश का संबंध सुरेश से है। मेरे दादाजी की तस्वीर बहुत पुरानी है, तस्वीर का संबंध किससे है, दादाजी से। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में बेटा में या पर, ये घर गलत शब्द है, इसमें आएगा में या पर। तो देखती हूं मैं इसमें क्या है ये गलती, यहां पर शब्द आएगा आपका पर। अधिकरण में जो इसका चिन्ह होता है वो होता है बच्चों में या पर, यानी कि कोई भी क्रिया कहाँ किस स्थान पर हो रही है उसके लिए इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे किस में, किस पर, कहाँ। शेर गुफा में रहता है, छत पर पापड़ सूख रहे हैं, कमरे में पंखा चल रहा है, मेज पर पानी का जग रखा है। अर्थात कहाँ पर कोई कार्य हो रहा है या कहाँ पर कोई चीज वस्तु रखी है, तो उसके लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अपना आखिरी आता है हमारा संबोधन कारक, हे, अरे, ओ, भो, ये इसके चिन्ह होते हैं। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, अरे यह क्या हो गया, अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, हे ईश्वर क्या होगा। तो ये सारे चिन्ह इसको संबोधित करते हैं। अब देखते हैं सबसे पहला है हमारा कर्ता कारक, जो अभी मैंने आपको चिन्ह समझाए थे, अब उनको हम विस्तृत रूप से इसमें देखते हैं। शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे लड़कों ने फुटबॉल का मैच खेला, लड़कों ने, छात्र पढ़ाई कर रहे हैं या छात्रों ने पढ़ाई की, तो यहाँ पर ने जो है वो विभक्ति चिन्ह है, इसका परसर्ग है, उसको इसमें दर्शाया गया है। कहीं कहीं विभक्ति चिन्हों का लोप भी हो जाता है, लेकिन जब हम वाक्यों को बोलते हैं तो विभक्ति चिन्ह स्वतः ही अपने आप बोलते समय प्रदर्शित हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं छात्रों ने पढ़ाई की है, या छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें ने विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, लेकिन ये विभक्ति को प्रदर्शित भी कर रहा है। इन वाक्यों में लड़के तथा छात्र कर्ता हैं जो मैच खेलने तथा पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, परंतु इन वाक्यों में आपने देखा कि केवल पहले वाक्य में ही कर्ता के साथ ने चिन्ह लगा है, जबकि दूसरे में ने चिन्ह नहीं लगा है। इसका अर्थ यह हुआ कि कभी कभी ने चिन्ह प्रयोग में नहीं होते, और नहीं होते हुए भी कर्ता कारक होता है, क्योंकि उसमें क्रिया करने वाला कर्ता होता है। बिल्कुल सही बात कि क्रिया करने वाला जब करता है तो उसमें स्वतः ही जो है परसर्ग या कारक चिन्ह स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग केवल भूतकाल के वाक्यों में ही होता है। जैसे प्रेमचंद ने गोदान लिखा, ने का जो है जो प्रयोग होता है वो केवल भूतकाल के वाक्यों में ही होता है। अकर्मक क्रिया के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। ने परसर्ग का जो प्रयोग है वो अकर्मक क्रियाओं के साथ नहीं होता। जैसे हिरण दौड़ रहे हैं, हिरण दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं किया गया है। कर्ता कारक की पहचान के लिए किसने अथवा कौन लगाकर प्रश्न करके उत्तर पाए जाते हैं। अब कर्ता कारक की पहचान करने के लिए किसने और कौन लगा करके इससे प्रश्न बना करके जो उत्तर हमारे समक्ष आता है वो उसके द्वारा ही हमें पता चलता है कि कर्ता कारक की पहचान कैसे की जा सकती है। दूसरा आता है कर्म कारक, इसका चिन्ह है को। वाक्य में शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े, क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माता जी सब्जी लेने बाजार जा रही हैं, कार्तिक ढोल बजा रहा है। इन वाक्यों में सब्जी, बाजार तथा ढोल शब्द कर्म कारक हैं। सब्जी और बाजार, इनके ऊपर क्या पड़ रहा है बताइए, क्रिया का फल पड़ रहा है। और ढोल बजा रहा है, इसमें ढोल शब्द भी कर्म है, क्योंकि क्रिया का फल ढोल के ऊपर पड़ रहा है। इनमें बाजार तथा ढोल कर्म के बाद को परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें क्या है, ढोल कर्म के बाद को परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है कि कार्तिक ढोल को बजा रहा है, हम ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन कार्तिक ढोल बजा रहा है तो परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। परंतु यहाँ कहाँ
क्या आदि प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। जैसे माताजी सब्जी लेने कहाँ जा रही हैं, उत्तर बाजार को। कार्तिक क्या बजा रहा है, उत्तर है ढोल को। तो इसी प्रकार से हम चिन्हों को पहचान सकते हैं, वाक्यों को पहचान सकते हैं। वाक्य में कभी कभी दो कर्म एक साथ आ जाते हैं, जैसे उपर्युक्त पहले वाक्य में सब्जी और बाजार दो कर्म हैं, अर्थात दो कर्म एक साथ आ गए, जैसे सब्जी और बाजार दोनों एक साथ आ गए हैं। तो कभी कभी वाक्य में ऐसा भी हो जाता है। तीसरा है हमारा करण कारक, से और के द्वारा, जिसका चिन्ह क्या है, से या के द्वारा। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, अर्थात उसके पास जो भी साधन है कार्य करने का, उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। जैसे देखिए, हम बस से गोवा जा रहे हैं, मजदूर ने फावड़े से मिट्टी खोदी। अगर हम ये सेंटेंस बोलें कि हम गोवा जा रहे हैं, तो हम गोवा जा रहे हैं, लेकिन हमने माध्यम क्या बनाया गोवा जाने का, बस, तो इसलिए यहाँ पर करण कारक है। मजदूर ने फावड़े से मिट्टी खोदी, मजदूर ने मिट्टी खोदी, लेकिन किसके द्वारा खोदी, फावड़े के द्वारा। तो यहाँ पर इसीलिए क्या है, करण कारक, क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी साधन का प्रयोग किया जा रहा है। इस वाक्य में बस और फावड़ा वे साधन हैं जिनके द्वारा क्रियाएं संपन्न हुई हैं, इसलिए ये करण कारक है। चौथा आता है हमारा संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह है के लिए या को। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाला विभक्ति चिन्ह संप्रदान कारक कहलाता है। अर्थात जो करता है वो किसी के लिए, जैसा अभी मैंने बताया, कार्य करता है या उसको कुछ देता है, तो वहाँ पर किसी को प्रदान करना, संप्रदान करना, स्वयं के से प्रदान करना, तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है, संप्रदान कारक। जैसे दादाजी बच्चों के लिए खिलौने लाए, सेठ जी द्वारा गरीबों को कंबल बांटे गए, मेरे पिताजी मेरे लिए उपहार लाए। तो ये सारे वाक्य के लिए यानी कि संप्रदान कारक के अंतर्गत आ रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई ना कोई जो कार्य किया जा रहा है वो दूसरों के लिए किया जा रहा है। इन वाक्यों में दादाजी तथा सेठ जी कर्ता हैं जिनके द्वारा बच्चों तथा गरीबों के लिए कार्य किया गया है, अतः ये संप्रदान कारक हैं। अब देखते हैं अपादान कारक, जिसका चिन्ह है से। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, डरने, तुलना करने आदि भावों का पता चलता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे लड़का छत से गिर पड़ा। अब लड़का कहाँ से गिरा, छत से गिरा, तो वो छत से अलग हो गया। खरगोश कछुए से तेज भागता है, तो खरगोश के जो है तुलना किससे की गई, कछुए से की गई, और कछुए से वो अलग होकर के भागा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, अपादान कारक। इन वाक्यों में छत तथा कछुए अपादान कारक है, क्योंकि इनसे अलगाव तथा तुलना के भावों का पता चल रहा है। अपादान कारक में जाने तथा दूरी बताने, जानने के लिए भी से परसर का प्रयोग किया जाता है। अब आता है हमारा छठा संबंध कारक, का, की, के, रा, री, रे। संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चले, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे आज नीतू के भाई का जन्मदिन है, हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव है। अब यहाँ देखते हैं संबंध कारक का कैसे पता चलेगा। आज नीतू के भाई का, नीतू का संबंध किससे, अपने भाई से। जन्मदिन किसका है, नीतू के भाई का, तो इसलिए यहाँ पर दोनों का आपस में संबंध बताया जा रहा है, तो ये हुए संबंध कारक। हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव है, विद्यालय किसका है, हमारा, हमारा और विद्यालय का आपस में संबंध है। तो इन वाक्यों में नीतू का तथा भाई का एवं हमारे तथा विद्यालय का संबंध पता चल रहा है, इसलिए ये संबंध कारक है। अब देखते हैं हम अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक। जैसे कमरे में बच्चे खेल रहे हैं, छत पर कपड़े सूख रहे हैं। अर्थात कोई भी क्रिया जहाँ पर की जा रही है, कोई स्थान होता है हर क्रिया का, इसलिए उसे वहाँ पर उसका चिन्ह होता है में या पर, तो इसलिए वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। जैसे कमरे में बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे कहाँ पर खेल रहे हैं, कमरे में। छत पर कपड़े सूख रहे हैं, तो कपड़े कहाँ सूख रहे हैं, छत पर। पेड़ पर बंदर बैठा है, तो बंदर कहाँ बैठा है, पेड़ पर। तो में या पर ये इसके क्या है,
परसर्ग चिन्ह है, कारक चिन्ह है, और इनकी का जो पहचान होती है वो इसी प्रकार से की जाती है। इन वाक्यों में कमरे में तथा छत पर अधिकरण है, क्योंकि ये खेल रहे हैं तथा सूख रहे हैं क्रियाओं के आधार है, अर्थात कहाँ पर क्रिया की जा रही है। अब देखते हैं अगला और आखिरी है ये संबोधन कारक। इसका चिन्ह है अरे। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? संबोधन कारक। अरे तुम यहाँ आओ, ओ कहाँ जा रहे हो, अरे ये क्या हो गया, हे राम। तो इन शब्दों का प्रयोग हम क्या करते हैं? संबोधन कारक में करते हैं। जैसे हे ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दो, अरे भाई आप कहाँ जा रहे हो। इनमें हे तथा अरे भाई संबोधन कारक हैं। आइए अब दोहराते हैं कि इस पाठ में हमने क्या पढ़ा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्हों के बिना वाक्य अधूरे और अर्थहीन होते हैं। कारक चिन्ह को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। वाक्य में सभी संज्ञा शब्दों का संबंध क्रिया से होता है तथा क्रिया से संज्ञा शब्दों का संबंध कारक चिन्हों परसर्गों का पता चलता है। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। आइए देखते हैं अब इस पाठ में हमने क्या सीखा है। ये जो प्रश्न दिए, कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने प्रकार होते हैं, नाम बताओ, अपादान कारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताओ। तो बच्चों यह भी मैंने आपको पाठ पढ़ाया है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं पाठ में से खोज करके पढ़ने हैं, देखने हैं, लिखने हैं और याद करने हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही मुख्य होते हैं। आओ अब लिखें। लिखने का कार्य अब हम देखते हैं हमें कैसे करना है। अब देखते हैं रिक्त स्थानों में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सही कारक चिन्ह चुनकर रिक्त स्थानों में भरो। तो सबसे पहला हम देखते हैं वाक्य क्या है। कविता ने कहा कि किताब ले आओ। तो यहाँ पर देखते हैं कविता ने किताब ले आओ। सेब मेज पर रखे हैं। शकुनी दुर्योधन के मामा थे। अमित भाई नटखट है, अमित का भाई का। उसकी आंखों आंसू छलछला आए। उसकी आंखों से आंसू छलछला आए। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों में प्रयुक्त कारक बताइए। तो मैं आपको कारक मौखिक रूप से बताती हूँ, आप देख करके इसको ध्यान से समझिएगा। अध्यापक ने मुझे पढ़ाया। अध्यापक ने मुझे पढ़ाया, तो यहाँ पर हो गया कर्ता कारक। राधिका गुड़िया से खेलती है, अर्थात गुड़िया द्वारा खेलती है, यहाँ हो गया करण कारक। मेज पर पुस्तक रखी है। पुस्तक कहाँ रखी है? मेज पर, तो अधिकरण कारक। अरे भाई तुम कब आए? तो यहाँ पर हो गया अरे भाई संबोधन कारक। नेहा अर्पित की बहन है, तो यहाँ हो गया संबंध कारक। माँ ने भिखारी को खाना दिया। किसको दिया? भिखारी को, तो यहाँ हो गया कर्म कारक। तो इसी प्रकार से हमें चिन्हों को देख करके ध्यानपूर्वक कारक चिन्हों को लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों में उचित कारक चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। देखते हैं कैसे लिखना है। जैसे यहाँ हम गंगा स्नान किया। हमने गंगा में स्नान किया। हम गंगा स्नान किया नहीं, हमने गंगा में स्नान किया। माँ भिखारी वस्त्र दिए। माँ ने भिखारी को वस्त्र दिए। डॉक्टर रोगी दवाई दी। डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी। उसकी कमीज बटन टूट गए। उसकी कमीज के बटन टूट गए। श्वेता नानी कल आएगी। श्वेता की नानी कल जाएंगी। आम मिठास है। आम में मिठास है। इस प्रकार से हमने इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया और वाक्यों को पुनः आपको स्वयं लिखना है। निम्नलिखित कारक चिन्हों का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला मैं आपको बताती हूँ, केवल यहाँ पे 2 बताऊंगी, बाकी आप स्वयं करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ने का प्रयोग करके ही आपको वाक्य बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, राम ने सीता से विवाह किया, तो हमने यहाँ पर ने चिन्ह का प्रयोग किया है। अब दूसरा है को। राजा ने भिखारी को, अर्थात भिखारी को देने का कार्य किसने किया है? राजा ने। तो राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए। तो इसी प्रकार से जो और हमारे कारक चिन्ह हैं उन्हें आपको ध्यानपूर्वक प्रयोग करके नए वाक्यों का निर्माण करना है।
आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले पाठ के साथ मैं अगली कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।